हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डेडिकेटेड सिविल सर्विसेज एग्जाम प्लेटफॉर्म पे। साथियों, फटाफट सीरीज में आज हम लोग जो क्लास नंबर है फोर्थ है, और इसमें हम लोग जो भी संविधान का उद्देशिका है, प्रियम्बल है जिसको आप प्रस्तावना कहते हैं, उसको हम लोग फटाफट से एनसीईआरटी सार संग्रह में जो पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पॉइंट्स के माध्यम से हम लोग रिविजन करेंगे। देखो, यहाँ पे जब भी प्रस्तावना की बात आती है तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, प्रस्तावना से एक प्रश्न आपसे पूछा ही पूछा जाता है। उसके लिए आपने देखा होगा कि विभिन्न, अगर आपने कोचिंग संस्थानों में पढ़ा होगा या अगर आपने किसी अपने सीनियर से पूछा होगा, तो उन्होंने सबसे पहले आपसे यह कहा होगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन भारत के एक नागरिक हो, फिर भी आपको आपके संविधान के बारे में जानकारी होनी चाहिए। प्रस्तावना क्या कहती है, आपका संविधान क्या कहता है, यह प्रस्तावना से एग्जैक्ट क्लियर हो जाता है, यह जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग इस प्रस्तावना को देखते हैं कि प्रस्तावना में क्या बातें की गई हैं, फिर हम चीजों को समझेंगे। जैसे देखो, प्रस्तावना में कहा जा रहा है कि हम भारत के लोग। सबसे पहले तो हम भारत के लोग, आपसे कई बार पूछ लेता है कि संविधान किसको समर्पित है, तो आप कहते हैं कि भारत के लोगों के लिए समर्पित है। तो प्रस्तावना क्या कहती है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है कि भारत जो है वो अपना आंतरिक और बाह्य निर्णय स्वतंत्र ले सकता है, मतलब कि उस पर किसी की बाध्यता नहीं है। तो भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को। अब सबसे पहले यहां पे थोड़ा सा इसका मीन समझना। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है हम भारत के लोग, तो भारत के जो संविधान है भारत के लोगों को समर्पित है। दूसरी बात, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है कि भारत अपना आंतरिक और बाह्य निर्णय स्वतंत्र ले सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपके ऊपर किसी की बाध्यता नहीं है, आप अपना निर्णय स्वतंत्र ले सकते हैं कि आपको किस एग्जाम की तैयारी करनी है, किस एग्जाम की तैयारी नहीं करनी है। अगर आपके ऊपर बाध्यता है तो आप संपूर्ण संप्रभु नहीं हो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न आप नहीं हो, यह ध्यान रखना। समाजवादी की बात करता है तो भारत में आपने देखा होगा कि हमेशा समाज के पक्ष में ही कार्य किया जाएगा, समाजवादी की बात की गई है। पंथ निरपेक्ष की जो आपकी प्रस्तावना में बात की, इसका मतलब क्या है कि भारत का कोई एक स्पेसिफिक धर्म नहीं है, सर्वधर्म समभाव की बात करता है हमारा संविधान। और लोकतंत्रात्मक का मतलब यह होता है कि लोकतंत्र का परिभाषा आप सभी लोगों ने देख ही रखा होगा कि जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, मतलब कि जहां जनता ही सर्वोपरि है, मतलब कि जहां जनता ही अपने प्रतिनिधियों को चुन करके सीधे सदन में भेजती है, वहां पे आप देखेंगे लोकतंत्र आपको देखने को मिलता है। ठीक ना? तो लोकतंत्र जब आप पढ़ते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, तो यहां तो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, तो उसमें आपने प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ये दो कैटेगरी आपने पढ़ा होगा। लेकिन लोकतंत्र का सरल मीन समझिएगा। गणराज्य का मतलब क्या होता है? गणराज्य का मतलब होता है कि जहां का, जिस भी देश का प्रथम नागरिक या प्रमुख जो मुखिया है, जो मेन एक पहला नागरिक है उस देश का, जैसे हमारे यहां की राष्ट्रपति साहब हैं, ठीक है, तो वो क्या है, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अगर निर्वाचित है, तो ऐसे में वो देश क्या होगा? रिपब्लिक कहलाएगा, गणराज्य कहलाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो भारत कैसा देश है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भारत रिपब्लिक है कि नहीं है। ये तो वैसे भी आप लोग एक तरीके से आउट मैंने कर दिया ये क्वेश्चन। तो आपने देखा कि हमारे प्रस्तावना में इतनी सारी बातें कही गई हैं। फिर आगे कहा जा रहा है कि समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की जाएगी। किसकी? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। सामाजिक तरीके से भी न्याय दिलाओ, आर्थिक तरीके से भी उनको न्याय दिलाओ, और राजनीतिक तरीके से भी न्याय दिलाओ। इन तीन न्याय की बात कर रहा है। कितने न्याय की बात कर रहा है? तीन न्याय की बात कर रहा है। फिर आप देखो नीचे कह रहा है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, मतलब कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कर रहा है। अभी मैं आपको समझाऊंगा। फिर आगे कहा जा रहा है कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता की, मतलब कि समानता की बात कर रहा है, मतलब कि 2 प्रकार की समानता की बात कर दिया। अब आप देखो, यूपी पीसीएस ने एक बार इसी क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया था। ऑप्शन में दे दिया था कि भाई निम्नलिखित में से जो हमारा प्रस्तावना है कितने प्रकार की समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की बात करता है। तो आपने कहा कि न्याय की अगर बात पूछे तो कितने? 3। अगर स्वतंत्रता की बात पूछे तो 5 तरीके की, और अगर आपने देखा समानता की बात पूछे तो आप कहेंगे 2 तरीके की समानता की बात करता है। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। फिर आप देखो, आपसे कहा जा रहा है कि प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, हर व्यक्ति की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। हमारी प्रस्तावना क्या कह रही है कि व्यक्ति की गरिमा का भी हमारे संविधान ख्याल रखेगा, और दूसरी तरफ राष्ट्र की एकता बनी रहे, राष्ट्र में कोई खंडित होने की बात ना हो, उसके लिए लोगों में बंधुता, मतलब कि भाईचारे की भी बात को बढ़ावा दिया जा रहा है। आगे कह रहा है कि दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को
हम इस संविधान को क्या कर रहे हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। मतलब कि हम इसे अपना रहे हैं। कब? तो 26 नवंबर 1949 को। तो आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब हमारे संविधान बनकर के तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। पूर्ण रूप से इसको लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। और क्यों लागू किया गया था यह मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी, फिर से बता देता हूं। जब 1930 में लाहौर अधिवेशन किया गया था तो ऐसे में जवाहरलाल नेहरू साहब अध्यक्ष थे और उसी टाइम पे रात में 12 बजे रावी नदी के किनारे तिरंगा भारत का फहरा करके और उसी दिन तय किया गया था कि 26 जनवरी का जो दिन होगा वो हमारी स्वतंत्रता का दिन, हम लोग इसी दिन से एंजॉय करेंगे। वो अलग मैटर है कि हम 15 अगस्त को आजाद हो गए, इसी वजह से ये जो 26 जनवरी का दिन, उस दिन से हम स्वतंत्रता के लिए एंजॉय करते आ रहे थे। इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने संविधान को कंप्लीटली 26 जनवरी 1950 को बाबू क्या किया? लागू किया था। देखो कभी कभी एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकता है, तो ये हिंदी का महीना है, ध्यान रखना, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2000 विक्रमी, इसको भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो देखो हमने यहां पे जो उद्देशिका है, इस उद्देशिका को फटाफट से हमने एक बार हल्का सा आपको समझा भी दिया, क्योंकि ये देखो रिवीजन क्लास है, इसमें हम बहुत स्लो चीजों को ले नहीं सकते हैं, ठीक है ना। अब आओ थोड़ा सा यहां पे उद्देशिका से संबंधित कुछ बातें दी गई हैं, इनको थोड़ा सा समझने का हम लोग यहां पे प्रयास करते हैं। इनमें देखते हैं कि क्या बातें कही गई हैं, फटाफट से आप लोग इसको देखते रहिएगा। देखो आपसे यहां पे कहा जा रहा है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था, तो आप कहोगे कि 13 दिसंबर 1946 को। जब कौन पेश किया था आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूं, जवाहरलाल नेहरू साहब ने। और यही उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को आप देखेंगे एक्सेप्ट किया गया, और इसीलिए इसका एक और नाम उद्देशिका भी रखा गया, क्योंकि जो जवाहरलाल नेहरू साहब ने अपना उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया उसकी 95% बातों को हूबहू थोड़ा बहुत एडिट करके अपना लिया गया था। इसीलिए इंग्लिश में आप इसको प्रियम्बल बोलते हो, हिंदी में प्रस्तावना और उद्देशिका, दो शब्दों से आप इसको पुकारते हो। देखो आगे कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को धर्मनिरपेक्ष के रूप में वर्णित करता है, तो आप कहेंगे संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में ही तो इसकी बात की गई है। अच्छा देखो, धर्मनिरपेक्ष हमारे प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है, और 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत संशोधन किया गया था, जिसमें आपने देखा था कि 3 शब्द जोड़े गए थे। उसमें वो कौन कौन से शब्द थे उसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, वो तो बहुत आसान सा है, आप लोग बताओगे। उसी में एक शब्द था धर्मनिरपेक्ष, जिसको क्या किया गया, थोड़ा मॉडरेट किया गया। एक्चुअली में हुआ क्या, धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या हो जाता है कि यहां सटीक किसी एक समुदाय से बात नहीं बन रही थी। यहां जैसे देखो हर किसी का धर्म अलग है, पिता का धर्म अलग है, बच्चे का धर्म अलग है, माता का धर्म अलग है, मतलब आप देख रहे हो धर्म इति धार्यते, मतलब कि धर्म सबका अलग अलग है। तो इस वजह से ये जो धर्मनिरपेक्ष बात कही गई थी ये सटीक परिभाषित नहीं करता था, इसीलिए आप देखेंगे 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इस धर्मनिरपेक्ष की जगह पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। तो आपसे ये भी बातें एग्जाम में पूछी जाती हैं। बाकी और कौन से 2 शब्द थे वो फटाफट से कॉमेंट सेक्शन में आप लोग बताओगे, ठीक है। ये आसान सा क्वेश्चन है, आपसे कई बार पूछा गया है। अगला देखो कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। इन सभी का अर्थ मैंने समझा दिया कि इन सभी का अर्थ क्या होता है, अभी मैंने शुरू में ही आपको समझा दिया है। और वाकई में एग्जैक्ट तौर पे आप देखेंगे तो भारत में आपको सारी चीजें देखने को मिलती भी हैं। आगे देखो कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। यह केशवानंद भारती जो केस आया था 1973 में, उसमें कहा गया था। आ जाओ थोड़ा सा यहां पे फटाफट से हल्का हल्का आपको कनेक्ट करना सिखाता हूं ताकि आप चीजों को याद कर सको। देखो केशवानंद भारती साहब एक संत थे, और यहां पे प्रस्तावना को लेकर के आप देखेंगे कि पहले प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना जाता था, बाद में माना भी गया। लेकिन केशवानंद भारती साहब ने यह कहा यहां पे कि भाई एक बात बताइए, प्रस्तावना ही संविधान का समरी है, और प्रस्तावना में ही हम हेर फेर कर देंगे, सारी चीजों को उठा फुटा करके निगेटिव बातों को जोड़ देंगे, तो वो संविधान को क्या करेगा, गलत परिभाषित करेगा। इसी आधार पर केशवानंद भारती बनाम केरल केस 1973 में आप देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय ने एक डिसीजन दिया, मूल ढांचा, कि प्रस्तावना में तभी संशोधन कर सकते हो जब उसका मूल ढांचा न गड़बड़ाए, मतलब कि घर की नींव को डिस्टर्ब नहीं करना है। हां, कोई अच्छी बातें हैं, उन अच्छी बातों को अपनाना है। जैसे देखो यहां धर्मनिरपेक्ष समझो, धर्मनिरपेक्ष प्रस्तावना में सटीक वर्णन नहीं कर रहा था, सटीक परिभाषा नहीं दे पा रहा था, तो यहां संशोधन क्यों किया गया, धर्मनिरपेक्ष की जगह उसको और सटीक बनाया गया ताकि वो और बेस्ट उसका परिभाषित कर सके।
यहां पे प्रस्तावना में अगर आज कोई भी चाहे कि कुछ गलत वर्ड जोड़ ले तो ये उसके मूल ढांचा के खिलाफ होगा। यहां पे ये ध्यान रखिएगा, यही होता है मूल ढांचा। तो आपसे पूछा जाएगा कि मूल ढांचे का सिद्धांत किसमें दिया गया, तो केशवानंद भारती बनाम केरल, केरल का आप तो वर्तमान नाम आप देखेंगे तो केरलम कर दिया गया है इस केस 1973 में। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे की तरफ अब हम लोग कुछ बातें हैं उनको भी देख लेते हैं। देखो बस हमें क्या करना है ना, ये जो बुक है ना, ऐसा नहीं है कि इस बुक के अलावा और सारी बुकें नहीं है, बहुत सारी बुकें हैं मार्केट में, लेकिन ये बुक मुझे थोड़ा सा प्यारी लगी रिवीजन के पर्पज से और आपके फटाफट रिवीजन के लिए। तो इस वजह से मैं कोई भी कंटेंट बस है मिल गया उसको उठा करके आपको रिवीजन कराना मेरा उद्देश्य है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखो यहां पे कह रहा है कि संविधान संबंधी विचार। अब देखो यहां कह रहा है कि उद्देशिका को केएम मुंशी राजनीतिक जन्मपत्री, ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा कहा और एनए पालकीवाला ने इसको संविधान का परिचय पत्र कहा। यह आपसे किस एग्जाम में नहीं पूछा जाता है कि केएम मुंशी ने किसने राजनीतिक जनपत्री कहा उद्देशिका को, तो केएम मुंशी। संविधान की आत्मा किसने कहा प्रस्तावना को, ठाकुरदास भार्गव ने। और एनए पालकीवाल ने संविधान का परिचय पत्र कहा था प्रस्तावना को। अब देखो यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा, तो अभी वो टॉपिक नहीं आया है, आगे आएगा तो मैं बताऊंगा। फिर भी आप ध्यान रखिएगा, उन्होंने मूल अधिकार में जो आर्टिकल 32 है संवैधानिक उपचारों का उपबंध, उसको बी.आर. अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा था। तो अब प्रस्तावना को किसने कहा संविधान की आत्मा, तो ठाकुरदास भार्गव। ये सारे नाम आपसे पूछे गए हैं। आप सभी लोग इतने होशियार हैं कि आपको पता है कि सारे कंटेंट आए हैं कि नहीं आते हैं और आते हैं कि नहीं आते हैं। देखो आगे कह रहा है कि आर्टिकल 32 क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। सर अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को संविधान का क्या कहा है, परिचय पत्र कहा है। ये आपको यहां से क्लियर रखना है, ठीक है। तो देखो यहां पे ये आपकी सारी बातें हैं कि किसने प्रस्तावना को क्या कहा है, ये बातें भी हम लोग एक तरीके से फटाफट से इस क्लास में रिवीजन कर लिए। अब चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आगे देखो यहां पे क्या बातें कही गई हैं। देखो कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में सही क्रम क्या है, ये आपसे बड़ा पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है, क्योंकि एग्जामिनर ये चेक करना चाहता है कि बच्चे को पता है कि नहीं पता है कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसमें समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय और विचार अभिव्यक्ति धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो ये देखो याद है मुझे, ऐसे ही आपको याद होगा। कैसे याद होगा, बार बार पढ़ने से। तो ये देखो यहां सही क्रम पूछा है, सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न आता है, फिर समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष, फिर लोकतंत्रात्मक गणराज्य आता है। अगला पॉइंट देखो कह रहा है कि उद्देशिका में सम्मिलित जो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्व हैं ये किससे संबंधित है, तो आपने पीछे संविधान के स्रोत में देखा ही था कि यह 1917 की जो रूसी क्रांति हुई थी वह उससे संबंधित है। अगला पॉइंट देखो, उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है, तो आप कहेंगे एस.आर. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया जो वाद था उसमें माना गया था कि यह उद्देशिका संविधान का भाग है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि किसमें उद्देशिका में मूल ढांचे की बात को लागू किया गया, तो आप कहेंगे केशवानंद भारती केस 1973। याद आ रहा है, अभी पीछे आपने देखा। अगला पॉइंट देखो, संविधान सभा ने सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया, तो आपने देखा 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू साहब ने पहली कार्रवाई जो हुई संविधान पे, तो सबसे पहली कार्रवाई यहीं से स्टार्ट हुई, पेश किया और उसी को 22 जनवरी 1947 को क्या कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया। अगला पॉइंट देखो कह रहा है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है कहां से, तो आप कहेंगे हम भारत के लोग से। मतलब कि भारत के लोगों के लिए समर्पित है संविधान, किसी एक स्पेसिफिक वर्ग या स्पेसिफिक व्यक्ति की बात वहां पे नहीं कहा गया है। देख रहे हो, तो ये बातें आपसे सारी की सारी बातें आप चाहे किसी भी एग्जाम को दे रहे हो वहां से पूछी जाती हैं। इस क्लास को लाने का बस मेरा यही मतलब है कि बाबू आप सभी लोग खाना खाते समय जब मन न लगे तब आप बस इस छोटे छोटे क्लास को देखा करो। 2x स्पीड पे देखोगे 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। देखो आगे कह रहा है लोक कल्याण पब्लिक वेलफेयर शब्द राज्य के नीति निदेशक तत्व का भाग है, क्योंकि वो नीति निदेशक तत्व जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि नीति निदेशक तत्व वाद योग्य इसलिए नहीं होता है न्यायालय में क्योंकि उसको इसीलिए जोड़ा गया कि अगर कोई राज्य चाहे तो अपने को और बेस्ट कर सकता है, कोई व्यक्ति चाहे तो अपने को और बेस्ट कर सकता है। तो ये बात यहां पे कहा जा रहा है। आगे देखो कह रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का उल्लेख है। देखो ये यूपी पीसीएस ने एक क्वेश्चन पूछा था, उसी पीवाईक्यू को शामिल किया गया है। तो आपने क्या देखा, 3, 5, 2, 1।
ये देख रहे हो बहुत सारे बच्चे उस समय कंफ्यूज हो गए थे। 3 मतलब 3 प्रकार का न्याय, 5 मतलब 5 प्रकार की क्या है स्वतंत्रता, 2 मतलब 2 प्रकार का समानता और 1 प्रकार का भ्रातृत्व। देख रहे हो किस तरीके से आपसे यूपी पीसीएस ने एक क्वेश्चन को कंफ्यूज किया था। आप यहां हर एग्जाम के लिए देख सकते हो, ये आपके लिए बहुत शानदार तरीके से कंटेंट को यहां पे इन लोगों ने शामिल किया है। देखो आगे कह रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर, 1 प्रकार का भ्रातृत्व मतलब कि बंधुता मतलब भाईचारा, 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, और 3 प्रकार के न्याय मतलब कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। अगला पॉइंट देखो कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहां पे देखने को मिलता है। तो आप कहेंगे कि जो भी हमारे प्रस्तावना में बात की गई है वो आप मूल अधिकारों में देख सकते हैं, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में देख सकते हैं और मौलिक कर्तव्यों में देख सकते हैं। ये आपको प्रस्तावना के सारे अधिकार और आदर्श और उद्देश्य आपको वहां पे देखने को मिलेंगे कि जनता को मिल पा रहे हैं कि नहीं मिल पा रहे हैं, कि खाली ऐसे खाली फोकट बात की गई है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो आप कहेंगे 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था और एक ही बार आज तक हमारी प्रस्तावना में बाबू क्या हुआ है, संशोधन किया गया है। ये क्लियर रखना, ये एकदम फटाफट रिवीजन क्लास में एकदम याद कर लेना। और भी जो भी बातें आपको याद आवे उन सारी बातों को फटाफट से आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखते जाना, क्योंकि देखो मैंने विस्तार से आपको पीछे कई क्लासेज में पढ़ा रखा है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ मेरा उद्देश्य रिवीजन कराना। आगे देखो कह रहा है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में दिया था। तो आप कहेंगे बेरुवाड़ी बनाम संघ मामला जो 1960 का था, उसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि यह प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। आगे देखो कह रहा है संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। मतलब कि जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलनकारी एक सोच लेकर के चल रहे थे, उस सोच का परिणाम है जो आज जाकर के सफल हुआ है। आगे देखो कह रहा है कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। तो यह भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है साथियों। तो देखो यहां पे हम लोगों ने फटाफट रिवीजन सीरीज में मात्र 17 मिनट 18 मिनट में हमने उद्देशिका के पूरे सारे पहलुओं को, पॉइंटों को समझते हुए और रिवीजन कर लिया। तो ऐसे ही फिर हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। इसी तरीके से आपको एक एक छोटा छोटा कैप्सूल दूंगा, बस आप उसको रिवीजन करते रहिएगा। और साथियों प्लीज आप सभी लोग इस क्लास की महत्वपूर्णता को समझिए। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं किसी किताब के कंटेंट को बता रहा हूं तो आपको खरीदने को कह रहा हूं, नहीं, आप रिवीजन तो कर सकते हैं ना, रिवीजन करिए। आप इतने होशियार हैं, इतने सक्षम हैं कि आप खुद समझ सकते हैं कि हाँ यार टीचर अगला बेवकूफ बना रहा है या सही बात कर रहा है। आपका काम है केवल और केवल रिवीजन करना और एक अपना छोटा सा सहयोग देना कि वीडियो को और लोगों को भी शेयर करना और लोगों को भी बताना। उनको अच्छा लगेगा तो ऑटोमेटिक और आगे भी शेयर करेंगे। तो थैंक यू सो मच। अगले क्लास में फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।